Hello friends, welcome to another episode of Literary Sundays with परवाज़। गुलजार साहब का नाम कौन नहीं जानता। उनका कुछ भी तारुफ देना या इंट्रो देने की कोशिश सूरज को दिया दिखाने से ज़्यादा बड़ी गुस्ताखी हो सकती है। With a career spanning around 6 decades, आपको उनके फैंस, उनके मुरीद पिछली 3 या 4 जनरेशन्स में बराबर संख्या में और बराबर शिद्दत के साथ मिल जाएंगे। बीती 18 तारीख को, that is on 18th of August, he celebrated his 86th birthday and we from Team Parvaz wish him a very happy, healthy and long life ahead. आज इस अवसर पर हम उनकी एक शॉर्ट स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कहानी है एडजस्टमेंट। What is this adjustment all about? आइए सुनते हैं। गलती हुई हम सबसे जो नाना को नानी की मैयत पर नहीं ले गए। चंद माह पहले उन्हें रशी का दौरा पड़ा था, इसलिए डरते थे कि कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। एक सदी रहे थे जिसके साथ, क्यों अब मरी का मुंह देखें। वो भी मान गए। कह दिया ले जाओ, कह देना तुम चलो, मैं भी आ ही रहा हूं। भारी दिल से हम अर्थी उठाकर ले गए। एक बार मुड़कर देखा था मैंने, बालकनी का दरवाजा बंद करके अंदर चले गए। नानी 3 बरस छोटी थी नाना से और 3 बरस पहले गुजर गई। नाना बहुत ज़ईफ थे, 84-85 पार कर रहे थे, तब भी नोक झोंक ऐसे चलती थी कि जैसे नए नए ब्याह के आए हों। कभी कभी रुठाई भी हो जाती थी जो कई दिनों तक चलती। हम कभी कुछ बोल देते बीच में तो नाना कहते, होता है बेटा, होता ही रहता है, आपसी एडजस्टमेंट में वक्त लग ही जाता है। अब और कितना वक्त लगना था। 22-25 के थे जब शादी हुई थी, 60-61 बरस काटे शादी को। अजी क्या काटे, 20 बरस तो बांझ ही रही। जब हरी हुई तो एक बेटी दे के पेट कटवा लिया। नाना की बातें सुनने में बड़ा मजा आता था। माँ अक्सर डांट देती थी, तुम ही लोग उकसाते हो उन्हें बोलने पर, और सुननी पड़ती है माँ को, यानी हमारी नानी को। नानी तो बस पोपले से मुंह से कुछ बोल देती, 2 नवासे हैं खैर से, अब तो चुप हो जाओ। नाना चुप तो हो जाते, लेकिन आंखों से कुछ न कुछ बोल देते थे जो वही समझती थी। कभी कभी कोई लंबी टेस सुनाई देती थी उसमें। हम दोनों भाई छोटे थे जब हमारे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी और नई माँ को भी अक्सर उस घर में ले आते थे। माँ से कुछ बन नहीं पड़ा तो नानी लड़ झगड़ के हम दोनों को उठाकर चली आई। माँ से कह दिया, तुझे मरना है मर अपने खसम के पास, बच्चों को तो मैं सौतेली की मार नहीं सहने दूंगी। शायद नाना खुश नहीं थे इस पर। अपनी तो आई नहीं, दूसरों की औलादें उठा लाई, कौन पालेगा इन्हें। कुछ ही सालों में जब दूसरी माँ से औलाद पैदा हुई तो हमारी माँ भी नाना के यहाँ चली आई। नाना और चिढ़ गए। माँ उनके सामने आए तो मुंह मोड़ लेते थे। नानी ने कोशिश भी की मनाने की, लेकिन उनकी जिद न टूटी। कोई काम हो, कहना हो तो हम ही जाते थे सामने। उनके सामने अगर कुछ चलती थी तो नानी की। वो उन्हें कहती, जिस दिन मैं न रही उस दिन देखना, इन बच्चों की माँ से बात नहीं करते ना, ये भी नहीं करेंगे। अकेले बालकनी में बैठ के धूप खाना। नाना धीरे से बोल देते,
तुझसे बड़ा हूं, देखता हूं पहले कौन जाता है, तू कि मैं। नानी बड़ी बूढ़ियों की तरह न कान पकड़ती न जबान काटती, कह देती देख लेना। और नानी सचमुच पहले चली गई। नाना और चिड़चिड़े हो गए, जैसे कोई शर्त हार गए। कुछ रोज खाने से रूठ गए। उसे कह दो नहीं खाता। कमरे से बाहर भी नहीं निकली। कुछ चीजें हटाकर कमरा आरास्ता किया, लेकिन नानी का पलंग कमरे से हटाने नहीं दिया। खुश्क सी आवाज में कहा था, रहने दे, और कहां सोएगी। जिस रोज अस्थियां लेकर जानी थी, उस रोज भी अपने कमरे ही में बंद रहे। मैं अंदर गया तो नानी के बिस्तर पर बैठे थे। कलसी को बस हाथ से छुआ और कहा, ले जाओ, सारी उम्र बस लड़ता ही रहा तुझसे। उस दिन ये बात समझ नहीं आई थी। बहुत दिन बाद समझ आई। एक दिन और देखा, नानी की खांसी का सिरप पड़ा था, वो पी रहे थे। शीशी के ढक्कन में नाप कर, बिल्कुल जैसे नानी लेती थी। मैंने पूछा, ये क्यों ले रहे हैं आप? क्या करूं, ये खांसी मुई गला ही नहीं छोड़ती। ये नानी का ही जुगला था। फिर बोले, ये खत्म हो जाए तो दूसरी शीशी ला देना। मुझे हैरत हुई। उन्हें हंसते कभी नहीं सुना था। लेकिन ज्यादा हैरत तब हुई जब मैंने एक रोज कहा, नाना चलो चल के बाल कटवाएं, बहुत बढ़ गए हैं। नाना ने मुंह मोड़ लिया। मैंने फिर पूछा, कहिए तो नाई को यही बुलवा लूं, घर में आके काट जाएगा। उसी तरफ देखते हुए मुंडी हिला दी और बोले, नहीं, उन्हें मेरे छोटे बाल अच्छे नहीं लगते, वो तो मार ही डालेंगे मुझे। उनका अंदाज बिल्कुल निस्वानी था, फेमिनिस्ट था, जैसे नानी बोल रही हूं। मैं लौट गया, कुछ घबराया सा। माँ से जिक्र किया तो बोली, आजकल नानी को बहुत याद करते हैं, उनकी तस्वीर से बातें करते देखा है मैंने, और रात को सोते भी नानी के बिस्तर पर ही हैं। लेकिन माँ चौंकी उस दिन जब नाना का दिल पसंद रायता बना के ले गई और नाना ने ये कह के लौटा दिया, जानती नहीं, मैं रात के वक्त रायता नहीं खाती, मेरा गला पकड़ लेता है। उनका मसदर बदल रहा था। वो औरत के लहजे में बात करने लगे थे। मेरी फिक्र बढ़ गई। मेरे एक दोस्त हैं, डॉक्टर केडी कांबले, साइकियाट्रिस्ट हैं, उन्हें घर बुलाया। बहुत देर तक नाना से बात करते रहे। ज्यादा वक्त तो नाना चुप रहे, कोई जवाब नहीं दिया, और जवाब दिया भी तो नाना की ही सूरत। लेकिन उसमें एक और बात पोशीदा थी जो जाहिर हुई। एक सवाल के जवाब में बोले, ये वही बता सकती है, अभी आएगी तो पूछ लूंगा। कामले ने पूछा, कहाँ गई है? मुस्कुरा के बोले, मुझे बताते थोड़ी है। जब उठे तो डॉक्टर कामले ने बताया, उनके हिसाब से नानी गुजरी नहीं है। अब वो दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, शायद इकहरी ज्यादा। वो खुद को नानी समझने लगे हैं। जो होता है अब नानी को होता है। प्यास लगती है तो नानी को, दर्द होता है तो नानी को, दवा भी अब नानी ही खाती हैं, वो तो सिर्फ निगलते हैं उनके लिए। मैं डॉक्टर को छोड़ने उनके घर तक गया। काम्बले ने बीमारी का नाम बताया, डिस्मॉर्फिक फोबिया। कहा, लेकिन उसका कोई यकीनी इलाज नहीं है। कोशिश करते रहने से कुछ हवास कभी कभी वापस भी आ जाते हैं और कभी कभी बगैर कुछ किए भी
आदमी इस कैफियत से बाहर आ जाता है, लेकिन इस उम्र में शायद मुश्किल हो। डॉक्टर के घर रुककर मैंने एक ड्रिंक ली, कुछ देर इधर उधर की बात की और चलने से पहले कामले ने मुझसे पूछा, अच्छा एक बात बताओ, अब वो नानी हो या नाना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वो नाना कह के रायता खाएं या नानी कह के न खाएं, जरा अटपटा जरूर लगता है, लेकिन उन्हें जीने दो जैसे भी जीते हैं। रात को लौटते हुए देर जरूर हो गई, लेकिन कामले की बात सुनकर जी जरूर हल्का हो गया, फिक्र कम हो गई। सोचा जैसे नाना ने नानी के साथ एडजस्टमेंट कर ली है, हमें भी नाना के साथ कर लेनी चाहिए। घर आया तो रचना ने अभी तक खाना नहीं खाया था। मैंने पूछा तो बताया कि नाना भी बगैर खाए ही सो गए। एक बार पूछ लो, ऐसा ना हो रात को भूख लगे और जागना पड़े। मैं ही जगाने चला गया ताकि हमारे साथ ही बैठकर कुछ खा ले। कमरे में गया तो वो नानी के बिस्तर पर ही सो गए थे। मैंने चादर हटाकर जगाना चाहा तो भौचक रह गया। वो नानी की धोती और ब्लाउज पहने सो रहे थे।